नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की तह में जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सालों तक उलझाए रखा। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 का गायब होना। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है, अलग-अलग स्रोतों से। न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, एनसाइक्लोपीडिया हैं, एविएशन इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, iatanews.com, CNBC, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिपेंडेंट, स्काई न्यूज़, द इकोनॉमिक टाइम्स, विकिपीडिया वगैरह। हमारा मकसद सीधा है, इन सब जानकारियों को देखना और समझना कि MH370 के साथ हुआ क्या, मुख्य तथ्य क्या हैं, कौन सी थियरीज सामने आईं और आज क्या स्थिति है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 से। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, एक बोइंग 777-200 प्लेन कुआलालंपुर से उड़ा। डेस्टिनेशन थी बीजिंग। विमान पर जहां तक मुझे याद है 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। उड़ान ने लोकल टाइम के हिसाब से रात करीब 12:41 पे टेक ऑफ किया। पहले घंटे सब ठीक चला, लेकिन फिर करीब 1:19 बजे विमान से आखिरी बार नॉर्मल रेडियो कांटेक्ट हुआ और इसके फौरन बाद ही एकदम अचानक विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ये वही डिवाइस है ना जो प्लेन की पहचान और लोकेशन बताता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। बिल्कुल। और ये ट्रांसपॉन्डर का बंद होना ही आप कह सकती हैं पहली बड़ी पहेली थी। ये सिर्फ सिग्नल चले जाने जैसा नहीं था। जानकारी यही बताती है कि ट्रांसपॉन्डर का यूं अचानक बंद हो जाना या तो कोई बहुत सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इसे जानबूझकर बंद किया गया हो। अच्छा। और इसी बात ने इन्वेस्टिगेटर्स को फौरन अलर्ट कर दिया कि कुछ बहुत ही असामान्य हो रहा है। प्लेन अचानक रडार स्क्रीन से गायब हो गया था। बिल्कुल। और यहीं से चीजें और ज्यादा रहस्यमय होती जाती हैं। ट्रांसपॉन्डर बंद होने के ठीक बाद विमान अपने तय रास्ते से बीजिंग वाले रास्ते से हट गया, वो मुड़ गया। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ा। पहले मलेशिया पेनिनसुला को पार किया, फिर अंडमान सागर के ऊपर से गया और फिर मलक्का स्ट्रेट और आखिरकार हिंद महासागर की तरफ। हाँ बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा भटकाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और ऐसा लगता है कि सोचा समझा मोड़ था। हाँ, इस रूट चेंज को समझना बहुत जरूरी है। ये मामूली डेविएशन बिल्कुल नहीं था। विमान ने जानबूझकर एक ऐसा रास्ता चुना जो नॉर्मल एयर रूट से बिल्कुल अलग था। और जैसा कई विश्लेषणों में सामने आया, ये रास्ता ऐसा था जिसे कई देशों के प्राइमरी रडार कवरेज से बचा जा सके। अच्छा, रडार से बचने के लिए ऐसा लगता है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स और सटीक रास्ता बदलने के लिए एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और नेविगेशन की गहरी समझ होनी जरूरी है। और यही बात इस शक को मजबूत करती है कि शायद ये कोई हादसा नहीं बल्कि किसी का सोचा समझा कदम था। तो फिर कई हफ्ते तक तो बस अंदाजे ही लगते रहे होंगे दुनिया भर में। बिल्कुल, कोई नहीं जानता था कि विमान आखिर गया कहाँ। फिर 24 मार्च 2014 को मलेशिया के जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट डेटा के एनालिसिस से ये दुखद नतीजा निकला है कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं क्रैश हो गया, एक ऐसी जगह जहां आसपास कोई जमीन नहीं थी। हाँ, और ये नतीजा मुख्य तौर पर इनमारसैट नाम की एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी के डेटा पर बेस्ड था। हुआ ये कि भले ही विमान के मेन कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गए थे, लेकिन विमान का सैटेलाइट डेटा यूनिट वो रुक कर अपने आप ही सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। अपने आप। हाँ। ऑटोमेटिक। इसे तकनीकी भाषा में पिंग्स या हैंडशेक कहते हैं, जैसे कोई बस बता रहा हो कि मैं यहाँ हूँ। इन्हीं पिंग सिग्नल्स का एनालिसिस करके विमान के उड़ने का संभावित रास्ता और उसकी आखिरी लोकेशन का अंदाजा लगाया गया। इससे एक बहुत लंबा आर्क बना। हाँ, एक आर्क या चाप बना जो दक्षिणी हिंद महासागर के एक बेहद सुनसान और गहरे इलाके की तरफ इशारा कर रहा था। और ये इलाका दुनिया के सबसे मुश्किल समुद्री क्षेत्रों में से एक माना जाता है। और इसी मुश्किल जगह पे फिर वो बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, इतिहास का शायद सबसे महंगा। बिल्कुल। कई देशों ने मिलकर सालों तक समुद्र खंगाला। पानी के नीचे सोनार, रोबोट वाली सबमरीन्स, हवाई जहाज, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। लेकिन नतीजा, इतना सब करने के बावजूद भी विमान का मुख्य मलबा आज तक नहीं मिला है। हाँ, कुछ टुकड़े जरूर मिले हैं। जैसा कि कई स्रोतों में बताया गया है, विमान के विंग का एक हिस्सा, जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं, हाँ, फ्लैपरॉन, और कुछ और छोटे हिस्से हिंद महासागर के किनारों पर बहकर आ गए, जैसे रियूनियन आइलैंड, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, मॉरिशस।
तो इन टुकड़ों से ये तो पक्का हो गया कि विमान हिंद महासागर में ही गिरा। हाँ, ये पुष्टि तो करते हैं कि विमान शायद इसी विशाल हिंद महासागर में कहीं गिरा, लेकिन ये नहीं बताते कि ठीक कहाँ गिरा। लेकिन ये मुख्य मलबा क्यों नहीं मिला? इतना बड़ा प्लेन, इतनी टेक्नोलॉजी, फिर भी क्यों नहीं? देखिए, इसके कई ठोस कारण हैं। पहला तो ये कि जिस इलाके में विमान के गिरने का अनुमान लगाया गया वो अविश्वसनीय रूप से बड़ा है, मतलब लाखों वर्ग किलोमीटर का एरिया। लाखों वर्ग किलोमीटर? हाँ। दूसरा, उस इलाके में समुद्र बहुत गहरा है, कई जगहों पर 4 से 6 किलोमीटर तक। आप सोचिए, इतनी गहराई में कुछ खोजना कितना मुश्किल है। ये तो है। तीसरा, समुद्र की तलहटी भी वहां बहुत उबड़ खाबड़ है, गहरी खाइयां हैं, पानी के नीचे पहाड़ हैं, मलबा इनमें कहीं छिप सकता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, हमें ये ठीक नहीं पता कि विमान के आखिरी पलों में क्या हुआ, वो कैसे और किस स्थिति में पानी से टकराया। इस सटीक जानकारी के बिना खोज का सही दायरा तय करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। तो घूम फिरकर वही सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या था? हैं? सारे स्रोत यही कहते हैं कि कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिला है। ये मॉडर्न एविएशन की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन गई है। तो हम किस तरफ ज्यादा झुकाव देख सकते हैं? कोई लीडिंग थ्योरी? देखिए, हाल के सालों में जो तकनीकी विश्लेषण हुए हैं, जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और दूसरी रिपोर्ट्स में भी जिक्र है, वो किसी बड़ी मैकेनिकल गड़बड़ी की आशंका को कमजोर करते हैं। अच्छा, मैकेनिकल फेलियर की संभावना कम है। हाँ, वजह वही है, विमान का रास्ता बदलना, एक तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम का बंद होना। ये सब किसी अचानक हुई तकनीकी खराबी से ज्यादा किसी सोची समझी जानबूझकर की गई कार्रवाई, मतलब मानवीय हस्तक्षेप की तरफ इशारा करते हैं। मानवीय हस्तक्षेप? लेकिन इसका मतलब क्या है? किसका हस्तक्षेप? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये पायलट या को पायलट थे, या क्रू का कोई और सदस्य, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति जिसने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया हो? और मकसद क्या था? बिल्कुल, मकसद क्या था? सबूतों के बिना ये सब सिर्फ प्रबल अनुमान ही है। कोई भी थियरी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाई है। हाँ, और थ्योरीज भी कई तरह की सामने आई हैं। इन्हें हमें सिर्फ संभावनाओं के तौर पर ही देखना चाहिए, है ना? साबित तथ्य नहीं है ये। बिल्कुल। एक आम धारणा ये है, जिसकी चर्चा द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रकाशनों में भी हुई, कि शायद पायलट या को पायलट ने ही जानबूझकर विमान का कंट्रोल लेकर उसे रास्ते से भटका दिया। हो सकता है ये आत्महत्या का मामला हो या कोई और वजह। हाँ, ये थ्योरी है, लेकिन जांच में पायलट या को पायलट के खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो इसे साबित कर सके। ठीक। दूसरी संभावना, जैसा द इंडिपेंडेंट जैसे स्रोतों में जिक्र मिलता है, अपहरण या हाईजैकिंग की है। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक किसी भी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। आमतौर पर हाईजैकिंग के मामलों में ऐसा होता है कि कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है। सही बात है। और एक और थ्योरी है, घोस्ट फ्लाइट वाली। हाँ, घोस्ट फ्लाइट थ्योरी, जिसका जिक्र iatanews.com जैसे एविएशन पोर्टल्स पर भी हुआ। इसका मतलब है कि हो सकता है कि कॉकपिट में किसी वजह से, जैसे ऑक्सीजन की कमी से, पायलट बेहोश हो गए हों। अच्छा, और विमान ऑटो पायलट पे उड़ता रहा? हाँ, ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया और वो समुद्र में गिर गया। इन थ्योरीज को और पेचीदा बनाती है स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार मिले हुए मलबे के कुछ हिस्सों, खासकर फ्लैपरॉन के फोरेंसिक विश्लेषण से कुछ विशेषज्ञ ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद जब विमान पानी से टकराया या उसमें गोता लगाया, उस वक्त उसके लैंडिंग गियर नीचे की तरफ निकले हुए थे। लैंडिंग गियर नीचे थे? ये तो बहुत अजीब बात है। आमतौर पर तो विमान हवा में या अनियंत्रित गिरावट के वक्त लैंडिंग गियर अंदर रखता है। बिल्कुल, ये एक असामान्य स्थिति है और शायद ये इशारा करती है कि विमान का अंत बहुत तेज रफ्तार से और संभवतः किसी हद तक नियंत्रित लेकिन विनाशकारी तरीके से हुआ। तो ये क्या किसी खास थ्योरी को सपोर्ट करता है, जैसे जानबूझकर क्रैश कराने वाली? ये कहना मुश्किल है। ये जानकारी किसी खास थ्योरी को मजबूत करती है या उसे और उलझा देती है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। ये रहस्य को सुलझाने के बजाय शायद और गहरा कर देती है। तो अब स्थिति क्या है? क्या खोज पूरी तरह बंद हो चुकी है? क्या आपको उम्मीद नहीं है? मुख्य सरकारी खोज अभियान तो जनवरी 2017 में आधिकारिक तौर पर रोक दिए गए थे। बाद में 2018 में एक प्राइवेट कंपनी थी, ओशन इन्फिनिटी। उन्होंने भी अपनी लेटेस्ट टेक्निक से खोज की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोशिशें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। सरकारें समय समय पर पुराने डेटा का फिर से विश्लेषण करती रहती हैं। नई तकनीकें भी आ रही हैं,
जैसे बेहतर अंडरवाटर ड्रोन्स, ज़्यादा एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स, जिनसे भविष्य में फिर से खोज शुरू होने की उम्मीद बनी रहती है। और सबसे जरूरी बात, विमान में सवार लोगों के परिवार, वो आज भी जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत दुखद पहलू है। वे लगातार सरकारों और अधिकारियों से अपील करते हैं कि खोज को फिर से शुरू किया जाए। उनके लिए ये मामला कभी बंद नहीं हुआ। बिल्कुल। और इस घटना का असर सिर्फ परिवारों पर ही नहीं, बल्कि पूरे एविएशन उद्योग पर बहुत गहरा और स्थायी पड़ा है। इसने दुनिया भर में विमानों की ट्रैकिंग के नियमों और तकनीक में बड़े बदलाव ला दिए हैं। अच्छा, क्या बदलाव हुए हैं? जैसा कि विकिपीडिया और IATAnews.com जैसे स्रोतों में बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO ने नए नियम लागू किए हैं। अब लंबी दूरी की उड़ानों वाले विमानों को हर 15 मिनट में अपनी लोकेशन की जानकारी देनी होती है। हर 15 मिनट में? पहले ऐसा नहीं था। पहले इतना नियमित नहीं था, खासकर खुले समुद्र के ऊपर। और अब अगर कोई संकट की स्थिति आती है तो ये ट्रैकिंग और भी तेज, यानी हर मिनट हो जाती है। तो यानी अब किसी विमान का इस तरह गायब हो जाना मुश्किल होगा, कम से कम ट्रैक करना आसान होगा। उम्मीद तो यही है। इसके अलावा नए विमानों में ऐसे फ्लाइट रिकॉर्डर लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है जो किसी दुर्घटना की स्थिति में विमान से अलग होकर पानी की सतह पर तैर सके और अपनी लोकेशन का सिग्नल भेज सके। ओ, ये तो बहुत जरूरी लगता है। हाँ, सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल और सुरक्षा के नियम भी सख्त किए गए हैं, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई दुखद घटना हो भी तो कम से कम उसके कारणों का पता लगाना आसान हो सके। MH370 ने हमें सिखाया कि हमें अपनी ट्रैकिंग क्षमताओं को कितना बेहतर बनाने की ज़रूरत है, खासकर समुद्र जैसे विशाल और दूर-दराज के इलाकों में। तो आज की इस बातचीत को अगर हम समेटें, तो मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एक सामान्य उड़ान थी जो 8 मार्च 2014 को रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। विमान अपने तय रास्ते से भटका, उसके सारे संपर्क टूट गए और माना जाता है कि वो दक्षिणी हिंद महासागर के एक बेहद सुनसान इलाके में क्रैश हो गया। ये क्यों और कैसे हुआ, इसका निश्चित जवाब किसी के पास नहीं है। ये शायद एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। हालांकि जो भी सबूत और विश्लेषण हमारे पास है, जैसा कि हमारे स्रोतों ने भी उजागर किया, वो किसी बड़ी तकनीकी खराबी के बजाय मानवीय हस्तक्षेप की संभावना को ज्यादा प्रबल मानते हैं। लेकिन उस हस्तक्षेप का असली रूप क्या था और उसका मकसद क्या था, ये अब भी अज्ञात है। बिल्कुल। MH370 का मामला हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी आज की आधुनिक तकनीक की भी अपनी सीमाएं हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लगता है सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि अभी भी कितने विशाल अज्ञात कोने और अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। हाँ, ये हमें थोड़ा विनम्र बनाती है। ये दिखाती है कि प्रकृति की विशालता और कभी-कभी इंसानी इरादों की जटिलता के सामने हमारी तकनीक कितनी छोटी पड़ सकती है। सही कहा। और ये हमें लगातार सवाल पूछते रहने, सबूतों को बारीकी से परखने और समझने की अपनी कोशिश जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। भले ही मुख्य मलबा ना मिला हो, लेकिन मलबे का हर छोटा टुकड़ा, डेटा का हर नया विश्लेषण हमें सच के थोड़ा और करीब ले जाने की उम्मीद जगाता है। और आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। अगर हम मानवीय हस्तक्षेप वाली थियरी को ही सबसे संभावित माने और जिस तरह से विमान ने कथित तौर पर रडार से बचते हुए एक मुश्किल और सोचा समझा रास्ता अपनाया, तो जरा सोचिए, इस तरह के काम को अंजाम देने और इतने लंबे समय तक किसी का पता न लगने देने के लिए किस तरह की प्लानिंग, एविएशन की कितनी गहरी जानकारी और शायद किस तरह की मानसिक स्थिति की जरूरत पड़ी होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो इस दुखद रहस्य की परतों को और गहरा कर देता है।